सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे CUET PG का, है ना। तो कन्फ्यूज़न होता ही है कि जब हमें एडमिशन लेना हो कैसे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, कि किसी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करें, या फिर मतलब पूरा प्रोसेस क्या होता है CUET PG वगैरह का। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे एक बार। तो CUET PG पहले नहीं होता था, कोविड से पहले। कोविड के बाद स्टार्ट हुआ ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। लाइक मेरे टाइम पे जैसे JNU अलग कराता था, जामिया मिलिया इस्लामिया अलग, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। अब क्या है, ये लोग कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए एक सिंगल कोड होगा और उस कोड का जो स्कोर होगा वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में वैलिड होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, इसके थ्रू आपको बस एक स्कोर मिलेगा। फिर उस स्कोर के बेसिस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जब उनके एडमिशन स्टार्ट होंगे, वहाँ पे जाके आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस कोर्स के लिए। ठीक है, अगर आप मतलब फिर उनका ये है कि जो जितनी सीट्स हैं उसी हिसाब से जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, जो टॉप स्कोरर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोर्स में 20 सीट्स हैं, तो स्टार्टिंग के 20 बच्चों को वो ले लेते हैं। फिर सेकंड काउंसलिंग होती है, जैसे काउंसलिंग सभी कोर्सेज़ में चलती है गवर्नमेंट कोर्सेज़ में, तो वही प्रोसेस होता है बाद का एडमिशन का। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि भाई एक ही फॉर्म के थ्रू इसमें शायद आप एक फॉर्म से आप 4 कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें शायद फीस अलग अलग लगती है, ये वाला आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके 14 दिसंबर से स्टार्ट है और 18 जनवरी जो है इसकी शायद लास्ट डेट है ना। नहीं, जो सॉरी 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और 18 जनवरी करेक्शन की डेट है। देन मार्च के महीने में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, फिर मार्च के महीने में रिज़ल्ट आता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है। तो करीबन जुलाई अगस्त तक जाके पूरा एडमिशन का प्रोसेस जो है वो मतलब ख़त्म होता है। देन ये हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें कोड दे रखे हैं कि ये कोड है जो आप मतलब फिल कर सकते हो। अगर आप लाइफ साइंस से हो, MSc लाइफ साइंस से, तो जो जो कोर्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोड है COQ P22। P20 है हमारा स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, बायोमैकेनिक्स। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन MLT से कर रखा है, किसी भी लाइफ साइंस से कर रखा है। देन माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो गया साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फोरेंसिक साइंस, लाइफ साइंस। देन आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये वाला हो गया, नैनो साइंस, इंटीग्रेटिव बायो साइंस ये हो गया आपका। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, खासकर MLT वाले, अगर आपने MLT से डिग्री किया हुआ है ना। तो कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें तो मेडिकल है ही नहीं। तो मेडिकल जनरली इसमें नहीं होता है। मेडिकल जो है वो या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं ज़्यादातर, ठीक है, या फिर कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कराते हैं। उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अलग होता है। PGI का जैसे था, शायद नवंबर में फॉर्म फिल हुए थे उसके PGI के, तो वो लोग MMLT कराते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, है ना। तो इसमें सिंपल इन्होंने दे रखा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें ऐसा कुछ ये नहीं दे रखा है कि भाई MMLT किस में कराएंगे, बट कोई यूनिवर्सिटी शायद MMLT कराती है। बाकी उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे कि भाई कौन सा कोर्स ठीक रहेगा। पहले मैं इसका ओवरऑल बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये कुछ हमारा है। फिर सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नियर बाई सेंटर। तो ये हमारा है पूरा फॉर्म था ये, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि भाई कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा कि जो भी हमें कोर्स के फिल करना है, किसी भी कोर्स के लिए हमें फॉर्म फिल करना है, उसके कोड हमने देख कर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेनली अगर आप 4 सब्जेक्ट के लिए भरते हैं या फिर 2 के लिए भी भरते हैं, तो मैंने जनरली ये चूज़ किया है। एक तो MSc माइक्रो, इसका कोड हो गया SCQP03। फिर एक हो गया MSc बायोकेमिस्ट्री SCQP05। एक हमारा हो गया MSc फोरेंसिक साइंस SCQP13 और MSc MLT SCQP20, ठीक है।
तो ये मैंने एक कोड इसलिए लिख दिए हैं, ये आपको भी करना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है ना कि किसी भी एक कोर्स में वो इन चारों कोड में से आपने कोई सा भी कोड से एग्ज़ाम दिया है ना, वो चारों कोड मान्य होंगे उस वाले में, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि भाई उनका कोड अलग होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला माइक्रो का कोड चल रहा है जनरली, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो लाइफ माइक्रो वाले कोर्स के लिए, एमएससी माइक्रो के लिए लाइफ साइंस वाला कोड भी मतलब अलाउ करती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अपना कोड देखेंगे, हमें जिस भी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेना है कि उसमें कौन कौन से कोर्स हैं, यानी कि SCQ-P03 है, P05 है, P13 और P20, ये चारों कोड हम जनरली देखेंगे, ठीक है। तो अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं वो उसे देखने के लिए आपको डायरेक्ट गूगल पे जाना होगा। गूगल पे आप जाओ और CUET यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी इसको टाइप करो, ठीक है, गूगल सर्च में CUET PG पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी। सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर जाना। यहाँ पे आपको जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो सारी आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे देखना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी यहाँ पे जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे असम यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, देन हिमाचल प्रदेश, जम्मू झारखंड। फिर इसमें ये लोग कौन कौन सा कोर्स करा रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ पे मैंने क्लिक किया, अब इन यहाँ पे पता चल जाएगा मास्टर ऑफ साइंस, देन मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये वाला कोर्स करा रहे हैं। देन बायोस्टेटिक्स से करा रहे हैं MSc। देन मास्टर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, ये वाला कोर्स भी ये लोग करा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाऊँ, देखो एक बार, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, हाँ ये रहा, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं ये वाला देख लेते हैं हम एक बार। जैसे ये MA के कोर्स हैं, MCOM, B.Ed स्पेशल एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, B.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये है आपका MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc बायो फिजिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, देन MSc माइक्रोबायोलॉजी। इसका आप ये भी पढ़ सकते हैं कि 3 साल की आपकी बैचलर डिग्री हो इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, यानी कि किसी भी लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच में आपने मतलब BSc कंप्लीट किया हो MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए। वैसे तो जनरली MLT वाले सभी कोर्सेज में एलिजिबल है, ठीक है। तो ये जितने भी कोर्स हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही जैसे आपको किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में देखना है, ठीक है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है एक, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह हो गई, है ना। तो ये हमारी स्टेट वाली यूनिवर्सिटीज़ है। स्टेट वाली यूनिवर्सिटी आपको कम देखने को मिलेगी क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर या तो डायरेक्ट एडमिशन होता है कट ऑफ बेसिस पे, या फिर फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह होते हैं वहाँ पे वो लोग या तो एंट्रेंस कराते हैं या फिर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करो और फिर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है UP में मेरठ में, उसमें ऐसा होता है कि कट ऑफ भी लगती है और वो पर्सनल यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम शायद कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी या मैटी यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये सारी यूनिवर्सिटी है। जैसे ये हो गई बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देन आपकी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी और बाकी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपकी प्रायोरिटी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ही सिलेबस आपको दिख जाएगा, सिलेबस ये रहा आपका। सिलेबस पे क्लिक करोगे तो साइंस पे जाओगे,
साइंस में आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस सेम है, SCQ P03। ये बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस देखने को मिल जाएगा आपको, ये फोरेंसिक साइंस का, और ये लाइफ साइंस का, ठीक है। और ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी को जो इसका है, तो ये सिलेबस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये रही नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है फोरेंसिक साइंस के लिए। इसमें एमएससी जो है हमारी, एमएससी फोरेंसिक साइंस, एमएससी फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी न्यूरोसाइकोलॉजी, तो ये कुछ एमएससी फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड कोर्स इन्होंने कराए रखा, मतलब ये लोग करवा रहे हैं। और कौन कौन सा कोड वैलिड है, जितने ज़्यादातर लाइफ साइंस के जितने भी कोड, किसी भी कोड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, वो सारे कोड वैलिड है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था एक बार कोड चेक कर लेना कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए आपको, उसमें देख लेना कि वो कोर्स है भी या नहीं, है ना। और जिस कोड से आप फॉर्म भरने वाले हैं वो मतलब वही कोड है ना उसी प्रॉपर कोर्स के लिए, ठीक है, कोई दूसरा तो कोड नहीं है। तो ये आपको खुद ही मतलब देखना पड़ेगा एक बार, मैंने आपको बता दिया है। देन सबसे पहला तो मैंने कोड लिख लिया, ठीक है, कि भाई ये वाले कोड, इनसे मैं फॉर्म फिल करने वाला हूँ, ये वाले कोड हो गए कुछ। आप किसी भी कोड से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें MBA इन हेल्थ केयर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। लेकिन वही है, फिर ज़्यादा कोर्स इसमें अलाउ करोगे तो फिर सिलेबस भी उनका अलग होता है और अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है, फिर मार्च में ही आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि जो सेम से सब्जेक्ट है वो कोर्स चूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चार ही शायद अलाउ है एक फॉर्म के साथ, तो वो या फिर 2 आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री, तो 2 तो एटलीस्ट चूज़ करना ही, ठीक है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी देख ली। अब यूनिवर्सिटी देखने का क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बताऊं तो सबसे जो अच्छी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली NCR से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कुछ दिल्ली NCR की जो प्राइवेट और यूनिवर्सिटीज़ है ना, मैं वो भी देख लूँगा, है ना। जैसे मैं अगर सपोज़ यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी यूपी की तो इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वो तो पार्टिसिपेट शायद नहीं कर रही हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी बाद में भी ऐड होती रहती है। तो मैंने जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है मेरे नियर बाई घर के, तो मैंने वो देख ली, जैसे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। बट ध्यान रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ना फीस ज़्यादा होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब ये CUET PG आपको देना ही क्यों है, ठीक है। ये भी होता है ना बहुत लोगों का कि हमें देना ही क्यों है और क्यों ही हमें MSc करनी है। तो उसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, एकेडमिक और रिसर्च में क्या स्कोप हो सकता है। तो अगर आपने सोचा है ना कि भाई आपको अब एकेडमिक्स में जाना ही है या फिर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करके जाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो उसकी सबसे ज़्यादा तो एक वैल्यू होती है। दूसरी चीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो MSc थी वो मतलब फंडेड थी, रिसर्च बेस्ड पे थी, मतलब स्कॉलरशिप बेस्ड पे मेरी जो MSc थी वो मेरा एडमिशन था। दैन मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी सेकेंड ईयर में, तो मेरी फ़ीस वगैरह इतनी नहीं थी, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। ऐसे ही अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप फीस देखोगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, MSc MLT का जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे वो वाला कोर्स मुझे इसी यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। बाकी आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज चेक कर सकते हैं, लेकिन MSc MLT वाला कोर्स इसी वाली यूनिवर्सिटी में मुझे देखने को मिला, ठीक है। तो इसकी फ़ीस अगर मैं जैसे बात करूँ तो हमारे कोर्स सी कैटेगरी में आते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे हमारा आता है इस वाली कैटेगरी में, तो ये हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, है ना। 4 ईयर BSc ऑनर्स रिसर्च, ऐसे ही 4 ईयर BSc वगैरह के, तो ये वाला BSc का दे रखा है यहाँ पे, लेकिन आप MSc वगैरह का भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप फीस देखोगे तो पर सेमेस्टर 15,000 16,000, है ना। और कोर्स जो सी वाले कोर्स है, सी कैटेगरी वाले कोर्स, उनकी 28,000, सेकेंड सेमेस्टर में 15,000 16,000, और ये सारी हॉस्टल फीस वगैरह सब कुछ लगा के है, ठीक है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, एग्ज़ाम फीस।
तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इतनी कम फीस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इनकी टोटल फीस है, ट्यूशन फीस है इनकी 240, और फिर फैकल्टी स्टूडेंट वेलफेयर फंड है 1400 का कुछ, है ना। देन इनकी जो टोटल फीस है, टोटल है वो हमारी है 10,497 रुपये फीस, ठीक है। फीस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का, है ना। तो ऐसे ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में देख लोगे। वैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है। अगर जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पर सेमेस्टर भी 70 80 हज़ार फीस आपको देखने को मिलती है, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पर ईयर 1 लाख तक फीस होती है, 1 लाख फीस। और प्लेसमेंट उन लोगों का इतना बेकार होता है, उनके बच्चे भी ऐसे ही ज़्यादा प्लेस नहीं होते अच्छी कंपनीज़ वगैरह में। तो वहाँ उनके कंपैरिजन में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे कंपटीशन वगैरह होते हैं, है ना। और एक माहौल अलग ही होता है जब अलग अलग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, ठीक है। तो वो सारे ही इंटेलिजेंट होते हैं। एक आपका खुद का ग्रुप होता है जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। तो और अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही, मतलब पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है रिसर्च एकेडमिक्स वगैरह की। तो इसलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बेटर होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। नो डाउट प्राइवेट में भी स्कोप होता है, बट गवर्नमेंट को ही मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो देखो, अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एमएलटी का जो फील्ड छोड़कर आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आप एमएससी पे ही ध्यान देना, ठीक है। आपका फिर माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि भाई आप ये सोचने लगो कि मेरा तो दोस्त वो जो है वो एमएलटी से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और हम यहाँ पे एमएससी कर रहे हैं। आप एमएससी कर रहे हैं तो आपने कुछ पर्पस चूज़ किया है, ठीक है। लाइफ में आपको कुछ ही हायर पोजीशन पे जाना है, आपको एकेडमिक्स में जाना है, या फिर आपको रिसर्च में जाना है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, इसमें जैसे मैं बता देता हूँ कि एमएससी बेस पे आप जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बायोकेमिस्ट वाली जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, शायद एमपी में भी अभी निकली थी। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप डायरेक्ट, CSIR नेट वाला एग्ज़ाम होता है उसे क्वालिफाई करके। और ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वाले, तो पहली बार में ही नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं इजीली, ठीक है। देन PhD रिसर्च स्कॉलर, आप PhD हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट 1B ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ICMR वगैरह में कुछ इंस्टीट्यूट्स में परमानेंट वैकेंसीज निकलती रहती है कई बार MSc की, वो आप दे सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट, ये वाली वैकेंसीज आप दे सकते हैं। AMCRE में अभी रिसर्च ऑफिसर वगैरह की वैकेंसीज निकली थी, वो भी आप दे सकते हैं। एम्स में एम्ब्रियोलॉजिस्ट की भी वैकेंसी निकलती है MSc बेस पे, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन उसमें आपने MSc एम्ब्रियोलॉजी किया हो, है ना, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी वगैरह, तो वो कुछ अलग कोर्सेज होते हैं जो एम्स में होते हैं, ठीक है। CUET PG में ज़्यादातर जो नॉर्मल MSc माइक्रोबायोलॉजी और MSc बायोकेमिस्ट्री वाले जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, MSc बायोटेक वगैरह, ठीक है। और जैसे ड्रग इंस्पेक्टर वाला जो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो भी आप दे सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ निकलती हैं स्टेट PCS के थ्रू अलग अलग स्टेट में, है ना। जैसे MP में अभी निकली थी फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसी। फूड एनालिस्ट आप बन सकते हैं। फूड एनालिस्ट की जो मतलब एग्ज़ाम होता है वो हर साल कंडक्ट होता है, इस एग्ज़ाम के थ्रू आप फूड एनालिस्ट बन सकते हैं, जूनियर फूड एनालिस्ट। इसका शायद फॉर्म अब भी निकला हुआ है। फार्मा कंपनीज़, फूड कंपनीज़, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में आप जा सकते हैं, ठीक है। टीचिंग वगैरह में कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, है ना। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी शायद टेम्पोरेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकलती है। मेडिकल कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए डेमोन्स्ट्रेटर, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है ना, उसका प्रॉफिट सिर्फ गवर्नमेंट उसमें है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो वहाँ पे वैकेंसीज निकलती है ना प्रोफेसर की, एक दो, है ना। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी प्रायोरिटी जो मेडिकल, अगर आपने मेडिकल से माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री कर रखा हो और आपने फिर PhD भी कर रखा हो साथ में उसी सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक तरह से जनरल हो गया ना, लैब से रिलेटेड, तो इसलिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा स्कोप तो मुझे सिंपल MSc माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री वगैरह का ही देखने को मिलता है।
और इसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई हम किसको चूज़ करें, कौन सा वाला हम सब्जेक्ट चूज़ करें, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी करें या बायोकेमिस्ट्री। आपका गवर्नमेंट में कोई से भी सब्जेक्ट में नंबर आ जाता है, इवन बायोकेमिस्ट्री में भी हो जाता है ना, बायोटेक्नोलॉजी सॉरी, कि एमएससी बायोटेक में भी नंबर आ गया। तो सभी बेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो वैसे ही बेस्ट होती है, वहाँ पे फीस कम होती है, स्कोप इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाई इतनी अच्छी होती है। तो ये ओवरऑल हो गया जो मैंने एमएससी के बारे में बताया था आपको, ठीक है। देन लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया ही था कि भाई कौन कौन से पीएचडी वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप और CSIR, यूजीसी नेट, DST इंस्पायर, यूजीसी नेट, JRF। ये आप जब एमएससी में आप अपीयरिंग होते हो ना, तब भी आप ये वाले एग्ज़ाम्स दे सकते हो, ICMR, JRF। फिर एमएससी के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे एक गेट होता है, गेट बी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, जैसे एम्स कराती है, PGI ने अभी कराया था। तो ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, ठीक है। बट CUET PG एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता है, ठीक है। तो ये वाले कोर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो बाकी जो भी आपको ऐड करना है, कोई भी कोड वगैरह, तो वो भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा सच कोई हार्ड रूल नहीं है कि भाई इन्हीं कोर्स से करना है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 2 तो होने चाहिए एटलीस्ट मैक्सिमम, या तो माइक्रो या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और फोरेंसिक साइंस में ये है कि स्कोप इसमें ये है कि भाई आपको कुछ अलग करना है, फॉर एग्जांपल क्राइम और ये थोड़ा साइबर सिक्योरिटी, क्राइम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह, उसमें आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपका एमएससी फोरेंसिक साइंस वाला फील्ड अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अलग होता है और फिर इसका सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट है। एमएससी एमएलटी की बात अगर मैं करूँ, एमएससी एमएलटी की, तो यार देखो एमएससी एमएलटी ऑलरेडी आपने बीएससी एमएलटी कर रखा है ना। और सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं ना एमएससी से, तो आप उसमें ये देखें कि क्या क्या स्कोप है। आप लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन में बहुत सारे जो लोग हैं जो कोर्स कर रहे होते हैं, पीएचडी वगैरह, सभी की प्रोफाइल्स होती हैं। तो आप सर्च में जाओगे ना, वहाँ पे उसमें सर्च का ऑप्शन होता है, आप सिंपली वहाँ पे एमएससी फोरेंसिक साइंस डालोगे, तो जो बच्चे ऑलरेडी एमएससी फोरेंसिक साइंस होंगे या पीएचडी कर रहे होंगे, उनकी प्रोफाइल्स खुल के आ जाएगी। अब उनकी प्रोफाइल्स पे जा के देखो कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैंने भी खुद देखा था, तो बहुत सारे मतलब सभी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी जो क्लासमेट्स हैं उनका बताऊं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि भाई जिन्होंने एमएससी के बाद डायरेक्ट वापस लैब टेक्नीशियन बनना ही उन्होंने सोचा कि भाई गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन बनते हैं, वो आज गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फील्ड चेंज कर दिया है, वो अच्छी एमएनसी कंपनीज़ में चले गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कुछ बायोटेक कंपनीज़ में, क्वालिटी कंट्रोल में, फूड कंपनीज़ में, माइक्रोबायोलॉजी की कंपनीज़ में, फार्मा कंपनीज़ में एज ए क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, वहाँ पे मतलब जॉब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टीचिंग भी कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह में पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए चले गए हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं। तो स्कोप तो एनॉर्मस है, मतलब अनलिमिटेड ही स्कोप है बहुत सारे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हमें एमएससी का कुछ बेनिफिट नहीं लगा, जैसे मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, है ना। वन ऑफ माय फ्रेंड, वो जो है अभी वो उसने अपनी डिप्लोमा करा है, ठीक है, एमएससी के बाद डिप्लोमा, ठीक है। तो वो उसकी चॉइस थी भाई, उसे नेट जेआरएफ वगैरह का शायद एग्ज़ाम टफ़ लगा कि भाई ये नेट जेआरएफ वगैरह इतना टफ़ एग्ज़ाम है, इससे बेटर है कि भाई डीएलएड करो और कोई प्राइमरी टीचर बन जाओ, है ना। तो सभी के लिए अपनी अपनी जो जैसे जैसे प्रायोरिटी होती है सभी की, सब अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आप एमएससी कर रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि भाई आप फिर से जाके लैब टेक्नीशियन बन जाओ या कुछ, क्योंकि फिर आपने हायर गोल चुना है, ठीक है। तो लगातार उसी गोल के लिए काम करते रहोगे तो बहुत अच्छी सैलरी पे भी जाओगे और स्कोप भी बहुत अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एमएससी का ओवरऑल। तो अभी ये तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई कोर्स में ज़्यादा स्कोप है, किसी कोर्स में कम स्कोप है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी भी एमएससी कोर्स में अगर एडमिशन हो जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है।
इवन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि एक साथ कई कई यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एम्स का भी दे दिया। उनका बस ये एम होता है कि भाई किसी एटलीस्ट किसी तरह हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में घुस जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं है कि भाई आपने यहाँ एमएससी माइक्रो से करा है तो फिर आप पीएचडी माइक्रो से नहीं कर सकते हैं, या फिर पीएचडी आप किसी न्यूरोलॉजी से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शनल भी देखने को बहुत ज़्यादा मिला है कि किसी ने एमएससी सिर्फ लाइफ साइंस से कर रखा है और वो अभी पीएचडी कर रहा है अपना न्यूरोलॉजी में, ठीक है, न्यूरोफिजियोलॉजी में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पीएचडीज होती है ना, उसमें बस सिंपल रिक्वायरमेंट होती है कि आपने नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई कर रखा हो, या उस यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, और आपने एमएससी किसी भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट से कर रखी हो, ठीक है। ज़्यादातर यही प्रायोरिटी होती है पीएचडीज़ में भी, तो वहाँ पे कोई बेंचमार्क ऐसा ही होता नहीं है कुछ रूल। तो एमएससी आप किसी भी सब्जेक्ट में करो वो बेटर है। फ़िलहाल के लिए तो आपको ज़्यादा ना सोचकर 4-5 कोड भर दो, 4 कर तो भर ही दो, ठीक है, और फिर तैयारी करो अपनी। अब जैसे अगर मैं इसके PYQs आपको दिखाऊं, तो PYQs आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे मैं डालता हूँ NTA, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये जैसे मैं यहाँ पे आ गया NTA में, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वाली यही कंडक्ट करवाएगा एग्ज़ाम। डाउनलोड वाले सेक्शन में मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं ईयर डालूँगा अपना 25, देन यहाँ पे मैं डालूँगा अपना CUET PG। यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है सभी का जो है सभी के पेपर मिल जाएंगे आपको, चाहे वो नेट जेआरएफ वगैरह हो, कुछ भी हो। CUET PG कहाँ है भाई? हाँ ये रहा CUET PG, मैंने डाला और सर्च मैंने किया। तो यहाँ पे जितने भी CUET PG के थ्रू जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे जोलॉजी वगैरह, वो सारे आ जाएंगे। अब मुझे पेपर देखना है, ये रहा लाइफ साइंस हो गया। जैसे देखो ये आ गया आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो इस साल कंप्लीट हुआ, मतलब इस साल कंडक्ट हुआ था 29 मार्च को। ये वाला पेपर मैं देखूंगा, डाउनलोड भी हो जाएगा यहाँ से, चाहे तो डाउनलोड करना चाहो। तो इसके कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, है ना। 75 मार्क्स का जो था, मतलब 75 क्वेश्चन का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर, ठीक है। नेगेटिव वगैरह मार्किंग जितनी होती है वो आप देख लेना, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना किसी वीडियो में। तो ये कुछ ऐसा पेपर होता है, ठीक है। तो जिस भी कोड को आप भरना चाहते हैं उसका पहले आप पेपर देख लेना कि भाई आपके पेपर आपके हिसाब से है भी या नहीं, कि भाई ज़्यादा आप 2 महीने में कवर कर भी लोगे या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया जैसे MLT का। अब जैसे हम बाकी का देख लेते हैं, जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स वगैरह, हॉर्टिकल्चर, इन्वायरमेंट, इंडो तिब्बतियन। मैं आपको ये पूरा इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि भाई जिससे आपको फिर बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ ये रहा माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री का भी वैसे आपको मिल जाएगा, इसी में ढूंढ लेना, और फोरेंसिक साइंस जो भी है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी का है तो ऐसे ऐसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि इस टाइप के, नेम द फेज ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ सेल साइकिल व्हेन देयर इज़ नो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल नंबर। MCRE के लेवल से तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा हाई लेवल होता है, ठीक है। MCRE को तो कुछ भी नहीं, आपने देखा होगा वहाँ पे कितना ईजी पेपर था। द ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू ग्रो इन वेरी ड्राई इन्वायरमेंट आर नोन एज। तो ये कुछ सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये आप ऐसे देख लेना पेपर वगैरह, ठीक है।
अब बात करते हैं इसकी जो प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैं तो देखो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते, आपको लगता है कि भाई खुद से तो नहीं हो पाएगा सिलेबस को देख के और PYQs को देख के, या फिर अगर आपको लगता है कि भाई हम खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं तो बेस्ट है, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं यूट्यूब पे। मैंने सच कोई कोर्स वगैरह मैंने नहीं लिया था, और मैंने ना ही ऐसे अब इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी है, ना मेरे टाइम पे था। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि फॉर्म कैसे भरते हैं। वो तो मैंने खुद सर्च कर करके उस टाइम पे बस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ना ही कुछ पता था कि भाई कैसे प्रिपेयर करते हैं, कुछ भी मुझे नहीं पता था। और मेरा एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ था GGSIPU में फोरेंसिक साइंस के लिए, और उसमें भी मेरा जनरल के हिसाब से रैंक कम था, तो मेरा वहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं तो मतलब ये नहीं बता सकता कि भाई मैं कैसे प्रिपेयर करें। ये है कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई किसी कोर्स लेके प्रिपेयर करें तो अलग अलग कोर्सेज होंगे, आप अलग अलग वीडियोस देखिए जाके, ऊपर सिंपली डालिए CUET PG MSc माइक्रोबायोलॉजी कोर्स डालिए, वीडियोस डालिए, तो बहुत सारे दुनिया भर के कोर्सेज होंगे। अगर आपको उस टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो उनके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। वैसे कोर्स इतने महंगे तो नहीं होते हैं, 500 1000 ज़्यादा से ज़्यादा 1500 इतने कोई कोर्स होंगे। ठीक है, सीट भी तो बाकी आपके बाकी मतलब गवर्नमेंट सीट मिलेगी ना, तो इतना तो आप स्पेंड कर ही सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ MSc के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर भी इधर उधर ध्यान मत दीजिए आपका कि भाई उसको वो वाली जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, वो वाली प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, उस हॉस्पिटल में अप्लाई कर दिया। अपना जो गोल है फिर वो एक ही रखिए कि भाई आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ठीक है, आप साइड बाई साइड MCRE वगैरह दे सकते हैं अगर आप एलिजिबल होंगे, है ना। बट फिर वही चीज़ें हैं कि भाई देखो, मैं तो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करूँगा कि फिर आप लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट जॉब को देखें। जब आपने चूज़ किया है कि भाई आपको एकेडमिक्स वगैरह में जाना है तो फिर आप वहीं पे कंटिन्यू करिए, है ना। क्योंकि कई बार ना ये चीज़ें दिमाग में आने लगती है कि भाई हम तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब कर लेते, वो भी ज़्यादा बेटर होता, है ना। तो बेटर तो सभी है, इसलिए अपना अच्छे से मन बना के देखिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो बाद की बात है, सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है ना। और MSc करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं, मैंने बता भी दिया है। इस बार जो रैंक 1 IAS बनी थी ना, उन्होंने BHU से, शक्ति दुबे नाम है शायद उनका, उन्होंने BHU से वाराणसी से MSc बायोकेमिस्ट्री कर रखा था। ठीक है, और वो ऑलरेडी UPSC के जो बच्चे हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा रही थी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, शायद बाजीराम में, पता नहीं किस में, और उनका रैंक 1 आया। ठीक है, तो जब वो MSc करके IAS बन सकती है तो भाई MSc करके कोई कुछ भी कर सकता है ना। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे, सबसे पहली सीढ़ी तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, अपनी योग्यता को सिद्ध करना कि भाई हाँ हमारे अंदर नॉलेज है और हमने एक गवर्नमेंट की सीट सिक्योर की है। तो बहुत लोग डिमोटिवेट करने वाले होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सर्कल होता है कि भाई हम तो जॉब कर रहे हैं और तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो आपका गोल अलग है, उनका गोल अलग है, सभी का गोल अलग होता है। ठीक है, तो बस ये था जो भी थोड़ा बहुत ओवरऑल था, मैंने सब बता दिया। सिलेबस आपको कहाँ से देखना है, पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं, तैयारी कैसे करनी है, ये सब मैंने बता दिया है। कौन कौन से कोर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कॉलेज सबसे पहले देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपके घर के नियर बाई कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन से कोर्स हैं जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल जो भी आप एग्ज़ाम देंगे किसी भी कोर्स कोड के लिए, वो आपका ओवरऑल पूरे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी सभी में आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। ठीक है।